आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ दिल्ली सल्तनत के तीसरे पार्ट के दिल्ली सल्तनत के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी रह गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश दिल्ली सल्तनत के तीसरे पार्ट में मैं लेकर आया हूं और आज इसी पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत पार्ट 3 और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर था। दिल्ली सल्तनत में 4 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिनमें जजिया, जकात, खिराज और खुम्स। खिराज भूमि कर था जो कि 1/3 भाग था भूमि का। जकात मुसलमानों की संपत्ति पर 2.5% लिया जाने वाला कर था और खुम्स लूट का भाग था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन प्रमुख नगर था? तो निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन प्रमुख नगर था? लाहौर, मुल्तान, देवगिरी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कारखानों की संख्या कितनी थी? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कारखानों की संख्या 36 थी। नेक्स्ट, भारत में कागज का आविष्कार कब हुआ था? तो भारत में कागज का आविष्कार 13वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में विदेशों से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? तो सल्तनत काल में विदेशों से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं घोड़े, शीशा, खजूर, उपर्युक्त सभी थे। नेक्स्ट, शहना नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो शहना नामक अधिकारी का कार्य बाजार अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के अंतर्गत परमिट जारी करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो परमिट जारी करने वाला अधिकारी परवाना नवीस कहलाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में चावल की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होती थी? तो सल्तनत काल में चावल की खेती मुख्य रूप से पूर्वी भारत में होती थी। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपने विवरण में किस फसल का उल्लेख नहीं किया है? तो इब्न बतूता जिनकी पुस्तक रेहला है, रेहला में इन्होंने तंबाकू का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में अंगूरी शराब किस शहर से आती थी? तो दिल्ली सल्तनत में अंगूरी शराब आज के एनसीआर के प्रमुख शहर मेरठ से आती थी। नेक्स्ट, पशुओं पर चारागाह कर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लगाया था? तो पशुओं पर चारागाह कर यानी कि चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने दीवान ए कोही नामक विभाग का गठन किया था? तो कृषि से संबंधित या कृषि की उन्नति के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, कृषिगत उत्पादन में वृद्धि के लिए सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम पूछा है, तो सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया है और सर्वाधिक फिरोज शाह तुगलक ने किया है। नेक्स्ट, कृषि एवं सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? तो कृषि एवं सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में नील का उत्पादन होता था, जिसका निर्यात किस देश को किया जाता था? नील का उत्पादन होता था और जिसका निर्यात ईरान को किया जाता था।
नेक्स्ट, ऐसे किसान जिनके पास स्वयं की जमीन होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे खुद कास्ट कहा जाता था। खुद कास्ट कहा जाता था, यानी कि जिसकी खुद की जमीन हो, खुद कास्ट। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अनुदान में दी गई भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत समाहित कर लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को बीज एवं खाद खरीदने के लिए कृषि ऋण दिया था, जो क्या कहलाता था? जो सौंधर कहलाता था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई है? तो आगरा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किस वर्ष किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, इतिहासकार मोरलैंड के अनुसार 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की जनसंख्या कितनी थी? इतिहासकार मोरलैंड के अनुसार 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की जनसंख्या कितनी थी? 100 मिलियन थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था? तो मंगोल आक्रमण का खतरा सर्वप्रथम इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मंडराने लगा था। नेक्स्ट, मंगोल नेता तैमूर खान ने किस वर्ष लाहौर एवं दीपालपुर पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो मंगोल नेता तैमूर खान ने 1285 ईस्वी में लाहौर एवं दीपालपुर को लूटा था। नेक्स्ट, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण निम्न में से किस शासक के काल में हुए थे? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के काल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? तो तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने राजपूताना के क्षेत्र में विस्तार करते हुए रणथंभौर की विजय कब की थी? तो रणथंभौर की विजय इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक इतिहासकार का मत है कि तुर्की विजय के लिए सैनिक कारण उत्तरदायी थे? तो यह फक्र-ए-मुदब्बिर का मत है कि तुर्की विजय के लिए सैनिक कारण उत्तरदायी थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी है? मिन्हाज उस सिराज ने दी है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को इक्ता व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है? तो इक्ता व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था किसने लागू किया था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को ही इक्ता व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाएगा। नेक्स्ट, राज्य द्वारा नकद भुगतान के बदले लगान वाली आवंटित भूमि को क्या कहा जाता है? तो राज्य द्वारा नकद भुगतान के बदले लगान वाली आवंटित भूमि को ही इक्ता भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता को आनुवंशिक
रूप प्रदान किया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता को आनुवांशिक रूप प्रदान किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा बड़े स्तर पर इक्ता किसे दिया जाता था? तो इल्तुतमिश द्वारा बड़े स्तर पर इक्ता प्रांतीय गवर्नरों को दिया जाता था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी रह गए थे दिल्ली सल्तनत में, तो आज मैंने उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा कर लिया। अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।